उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता को परिभाषित कर सकेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का वर्णन कर सकेंगे। वर्षा जल संग्रहण का वर्णन कर सकेंगे। जल दुर्लभता, जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। हमारे ग्रह का 3/4 भाग धरातल जल से ढका है, लेकिन सारा जल उपभोग योग्य या पीने योग्य नहीं है। इसलिए लोगों को जल दुर्लभता की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी नवीकरण योग्य संसाधनों में से एक है, जिसे हम प्रकृति से मुफ्त में पाते हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% पीने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है और महासागरों में उपलब्ध है। शेष केवल 2.5% ही अलवणीय जल है, जिसका पीने और अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जल दुर्लभता का अर्थ है पानी की कमी। यह साधारणतया उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां कम वर्षा, असंतोषजनक जल संग्रहण और सूखे की समस्या है, जैसे कि राजस्थान। इस समस्या का मुख्य कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल का असमान वितरण है। कुछ किसानों के पास अपनी ट्यूबवेलें हैं, जिससे भौम जल स्तर गिर सकता है। 1947 के बाद बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ है, जिससे भी अलवणीय जल की आवश्यकता पैदा हुई और अलवणीय जल की उपलब्धता प्रभावित हुई। इन उद्योगों को उन्हें चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है, जो जल विद्युत के माध्यम से उपलब्ध होती है। शहरों में कई आवास समितियों और कॉलोनियों में अपनी पानी की जरूरतें पूरा करने के लिए अपने भूजल पंपिंग उपकरण है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन और कीटनाशक आदि जैसे जल प्रदूषक अलवणीय जल को मानव उपयोग के लिए खतरनाक बना देते हैं। जल संसाधनों को जीवित रखने और मानव उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जल प्रदूषकों के मिश्रण, अतिशोषण या जल के कुप्रबंधन से बचने और नियंत्रित करने के लिए कुछ गतिविधियां हैं जिनसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। प्राचीन काल में सिंचाई के उद्देश्य से बांधों, झीलों और नहरों का निर्माण किया जाता था। आधुनिक भारत में अभी भी हमारी नदियों के बेसिनों में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। प्राचीन काल में नदी जल का संरक्षण और प्रबंधन करने और सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए बांध बनाए जाते थे। लेकिन अब इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति जैसे कई उद्देश्यों के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। भारत में सतलुज व्यास नदी बेसिन पर बने भाखड़ा नांगल बांध और महानदी पर बने हीराकुंड बांध का इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि बांध क्या है? बांध पानी बहने से रोकने के लिए नदी के आर पार निर्मित भौतिक अवरोध होता है। इसलिए यह जलाशय के रूप में काम करता है। इन बांधों को उनकी ऊंचाई और संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कभी-कभी बांध जल का प्रवाह नियंत्रित करके नदी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे जलाशयों में अत्यधिक तलछट जमा हो जाता है और साथ जलीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जैसे कई सामाजिक आंदोलनों के कारण भी
बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी जमीनें दी, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को वास्तव में ये लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। सिंचाई और जल की उपलब्धता ने जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर मोड़कर फसल प्रारूप भी परिवर्तित कर दिया है। बांध अमीरों और गरीबों के बीच उनकी जरूरतों के अनुसार और इन बांधों से लाभ प्राप्त करने पर विवाद भी पैदा करते हैं। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है, जो प्रमुख भारतीय नदियों और बांधों को दर्शाता है। कई बार बड़े बांध अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भी यही स्थिति पाई गई थी। बाढ़ न केवल जीवन और संपत्ति का विनाश करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण भी बनती है। छत वर्षा जल संग्रहण। अपने जीवन और आसपास के परिवेश की सुरक्षा के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण विधियों के उदाहरणों में से एक है। प्राचीन भारत में लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के प्रकारों के बारे में गहरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने वर्षा जल, भूजल, नदी के जल और बाढ़ के पानी का संग्रहण करने, लंबे समय तक उसका भंडारण करने और जरूरत के समय उसका उपयोग करने के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया था। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक थी, जिसका पेयजल के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। यह तकनीक शिलांग, मेघालय में भी बहुत आम है, जिसमें परिवार की कुल पानी की आवश्यकता का 15 से 25% इस तकनीक से आता है। छत वर्षा जल संग्रहण। राजस्थान के कई क्षेत्रों में लोग पेयजल के भंडारण के लिए पानी के विशाल भूमिगत टैंक बनाते थे। ये टैंक छत वर्षा जल संग्रहण का हिस्सा थे, जिसमें छत का वर्षा जल पाइप के माध्यम से नीचे पहुंचता था और इन टैंकों में संग्रहित होता था। पेयजल के अन्य विश्वसनीय स्रोत सूख जाने पर यह संग्रहित पानी अगली वर्षा तक उपयोग होता था, लेकिन चूंकि समय बदल रहा है, अतः 12मासी राजस्थान नहर के कारण पानी की कमी की समस्या का समाधान हो रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी कुछ घर पीने के पानी के लिए इन टैंकों को बनाए हुए हैं। राजस्थान के अलावा देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जल संरक्षण के लिए इस पद्धति को अपनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आवश्यक बनाने वाला पहला भारतीय राज्य है, और यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारे ग्रह का 3/4 धरातल जल से ढका है, लेकिन सारा जल उपभोग योग्य या पीने योग्य नहीं है। इसलिए लोगों को जल दुर्लभता की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल दुर्लभता का अर्थ पानी की कमी है। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल का असमान वितरण इस समस्या का मुख्य कारण है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन और कीटनाशक आदि जैसे जल प्रदूषक अलवणीय जल को मानव उपयोग के लिए खतरनाक बना देते हैं। जल प्रदूषकों के मिश्रण, अतिशोषण या जल के कुप्रबंधन से बचने और नियंत्रित करने के लिए कुछ गतिविधियां हैं जिनसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन काल में सिंचाई के उद्देश्य से बांधों, झीलों और नहरों का निर्माण किया जाता था। बांध पानी बहने से रोकने के लिए नदी के आर पार निर्मित
भौतिक अवरोध होता है, इसलिए यह जलाशय के रूप में काम करता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जैसे कई सामाजिक आंदोलनों के कारण भी बन गए हैं। वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण विधियों के उदाहरण में से एक है।